दिनेश जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जो आज सुप्रीम कोर्ट के कमेंट थे, जो टिप्पणियां थी, वो शर्मसार करने वाली थी लोकतंत्र को। कैसे कोई दिल्ली में बैठ के साजिश बुनी जाती है, कैसे राज्यपाल उसका मोहरा बनते हैं और कैसे एक सरकार को गिराने की योजना बनती है। देश के अलग अलग राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है, तेलंगाना हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, वहां के राज्यपालों की भूमिका, एन के सिंह जी कहते हैं, एक लठैत की तरह भूमिका है। एक लाठी लेके केंद्र का आदमी बैठा हुआ है जो चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के षड्यंत्र करता रहता है। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अस्थिर करने की उपराज्यपाल क्या क्या कोशिशें करते हैं, हमने देखा है। तो आज का कम से कम सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये बताता है कि देश में अभी भी कोई ऐसी संस्था तनके खड़ी है, साहिब के सामने तनके खड़ी है, जो सच का साथ दे सकती है। इस पूरी प्रक्रिया पे दिनेश जी, आपका क्या कहना है? जी, आप सबको मेरा नमस्कार। प्रश्न बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। भारत में जो संवैधानिक संकट है वो हमने समय समय पर देखे हैं। भारत का पहला संवैधानिक संकट जो था वो इस बात को लेकर था कि क्या भारत एक फेडरल कंट्री है। हालांकि जब संविधान निर्माताओं का जब पहला ड्राफ्ट आया था तो इंडिया वाज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, नॉट यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन बाद में गहन बहस होती है और उसको क्या कहते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर चेंज किया जाता है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब बाबा साहब से प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ शब्द चेंज है, आत्मा वही है। 60 के अर्ली दशक में एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का 6-1 से। वो कहते हैं कि भारत फेडरल स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ये कह दे कि भारत यूनियन ऑफ इंडिया है और एक फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्ति बाबा साहब की मूल आत्मा को नहीं पढ़ पाते तो दूसरे कोई क्या पढ़ेगा। फिर केशवानंद भारती केस आता है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस। 7-6 से जजमेंट देता है जो कहता है कि नहीं, भारत के संविधान की जो आत्मा है वो फेडरल है, संघीय ढांचा है। अब इसके बाद ये केस जहां पर हम जिसको विटनेस कर रहे हैं, ये स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की है साहब। मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की बोलता हूं कि जिसका जो मन करता है वो करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, प्रधानमंत्री हो या बाकी जो पदासीन व्यक्ति होते हैं, स्पीकर्स हो, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो संविधान कहां है यहां पर? हमारे पड़ोसी देश में जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अनार्की है। मैं आपको बताऊं, वहां भी सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। और यहां पे जिस ढंग का एक ब्लेटेंट वायोलेशन है संविधान का, कानून का, व्हाट वी कॉल एग्जैक्टली द रूल ऑफ लॉ, वो शर्मनाक है, एक बनाना स्टेट के जैसा होता है। और जिस किस्म का इंटरफेरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का और गवर्नर्स का सिंगल इंजन की सरकारों में है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये भारत की प्रगति में बाधक है। चंद्रचूड़ साहब का ये जजमेंट मैं भारत के उन जजमेंट्स पे रखूंगा जो भारत की दशा और दिशा को निर्धारित करेंगे आने वाले समय में। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। उनका ये जजमेंट जो 5 जज बेंच का है, यूनिनिमस जजमेंट है 5 जजों का, इसमें कोई किसी का डिफरेंस नहीं है। उन्होंने जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर जो शुचिता है उसको वापस लाए हैं, रेस्टोर किया है उसको। लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत डर है। कुछ चीजें उन्होंने फिर से इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दी। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र वो उन 16 एमएलए के ऊपर निर्णय देंगे, यानी कि कोर्ट निर्णय नहीं देगा, स्पीकर के ऊपर छोड़ा है, उसके विवेक के ऊपर। और साथ में ये कह दिया कि वो रीजनेबल टाइम में। अब ये रीजनेबल टाइम क्या होता है सर? 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, या जब तक महाराष्ट्र के चुनाव होते हैं अक्टूबर नवंबर 2024 के अंदर? रीजनेबल टाइम को मैं अगर ये सोच के चलूं कि राष्ट्रपति जी के सामने जब एक मर्सी पिटीशन आता है तो उनको डिसीजन लेना होता है उसके ऊपर,
ये कोई मनी बिल नहीं है कि हाँ आपको साइन करना है। रीजनेबल टाइम, वो रीजनेबल टाइम क्या है वहां पर? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आज की बेंच ने फिर से वो रीजनेबल टाइम को, जो वो एक टर्म है, फिर से वापस लेके आया। मैं ये सोचता हूं कि अगर स्पीकर साहब महाराष्ट्र के अगर और 1.5 साल तक डिसीजन नहीं देते हैं, जो कि सो कॉल्ड विप के जो रिक्वेस्ट होता है कि आप इसको, ये विप कहता है कि आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, वो कहते हैं ठीक है मैं इसको रखता हूं और मैं उचित समय पर अपने विवेकपूर्ण निर्णय से आपको बता दूंगा कि मैं क्या सोचता हूं। और अगर वो निर्णय ना दें तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास फिर क्या बचता है आपको बताइए? सजा दे नहीं सकते। देखिए, जो गवर्नर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट क्या करेगा? एक स्ट्रिक्चर पास कर देगा कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। लेकिन उन पदों पर बैठे हुए जो लोग निर्णय लेते हैं या निर्णय नहीं लेते हैं, उसके लिए कोई सजा नहीं है। गवर्नर को अपने पद पर रहते हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, स्पीकर को अपने पद पर रहते हुए जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती, चैलेंज नहीं दिया जा सकता उनको। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है लेकिन सजा नहीं दी जा सकती उसके लिए। यानी कि अभी भी जो प्रेजेंट स्पीकर है महाराष्ट्र के, अगर वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेते तो आप क्या कर लेंगे? और रीजनेबल टाइम दिया, क्या रीजनेबल टाइम है? मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की की स्टेट है यहां पर। इस कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की से निपटेगा कौन? अगर फिर से ये वायलेशन होंगे, फिर से मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाएगा, वो फिर 3-4 साल लेंगे और फिर एक निर्णय देंगे, और तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा, सरकारें बदल चुकी होंगी, और फिर कोर्ट कहेगा अब तो सरकार भी बदल गई है, पिछली लोकसभा का या विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, अब वो नई संस्था आ गई सारी की सारी, तो अब कहां जाए, वापस कहां जाएंगे? तो इसलिए कहते हैं कि जो जजमेंट समय पर आते हैं, जो न्याय समय पर नहीं होता है, उसका खामियाजा आने वाली पुश्तें भुगतती हैं। फिर वही बात होती है ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज जो हम ब्लंडर्स कर रहे हैं, उसकी सजा आने वाली जो पुश्तें हैं वो भुगतेंगी। तो व्हाट आई एम विटनेसिंग हियर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की एंड नथिंग एल्स। दिस इज जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की। लेकिन इससे सबक लेंगे ये लोग संविधान के पदों पर बैठे हुए जिनको गलत निर्णय लेने हैं? मुझे शक है आप फिर भी उसके बाद गलत निर्णय देखेंगे गवर्नर के पदों पर बैठे लोगों के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पदों पर बैठे के द्वारा, और जो स्पीकर है वो गलत निर्णय लेंगे क्योंकि सजा नहीं मिल सकती है। मैक्सिमम क्या होगा, एक स्ट्रिक्चर पास हो जाएगा ना, क्या फर्क पड़ता है? संविधान की धज्जियां उड़ाने को अगर बैठे हैं, इसका मूल कारण सिर्फ आखिरी मेरा शब्द है, जब समाज में सिर्फ अनैतिकता का वास हो, सिर्फ अनैतिकता का वास हो, झूठ और मक्कारी का वास हो, तो फिर वहां पर सच्चाई, ईमानदारी और न्याय की उम्मीद ना करें। अगर महाराष्ट्र में मैं एक अनुमानित संख्या मान ले रहा हूं कि अगर 10 सीटें आनी होती लोकसभा में बीजेपी गठबंधन की, भाजपा और शिंदे की, तो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या 10 से ये 12 होंगी या 10 से 8 रह जाएंगी? देखिए, बढ़ तो नहीं रही है, इनकी ट्रेजेक्टरी तो नीचे ही जाएगी। जब लोगों का विश्वास हट जाता है किसी एक विशेष गुट के प्रति, तो फिर वो इतनी जल्दी वापस नहीं आता है। भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा विश्वास जीतना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप ओवरनाइट किसी का कॉन्फिडेंस नहीं जीत सकते हैं। लेकिन जो इनकी क्रेडिबिलिटी का जो एक तरह से डाउनफॉल है, जो क्रैश है, खासतौर से फडणवीस का और विशेष रूप से ये शिंदे साहब का, वो आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि इनको, जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये डेस्परेशन है फडणवीस या बीजेपी के अंदर कि उनके पास एक मराठा फेस नहीं है। जब तक आपके पास एक बेहतरीन मराठा फेस ना हो तो आप महाराष्ट्र को रूल नहीं कर सकते ढंग से। और अब जो आपके पास लीडरशिप है वो सारी विदर्भा की लीडरशिप है, और वो भी ब्राह्मण लीडरशिप है। तो भारत हमेशा से, महाराष्ट्र हमेशा से ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मणवाद के अंदर उलझा रहा है, और ये पहले से फाइट है, आज की नहीं है, और पुरातन फाइट है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा डेंट लगा है, उसकी प्रेस्टीज और ज्यादा डाउन हुई है, और कर्नाटक के रिजल्ट के बाद लोगों में ये बात घर कर जाएगी कि हाँ। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाह रहा था, कल भी मैंने शायद बताई थी, कि जो कर्नाटक के अंदर जो मराठा कम्युनिटी है, जो खासतौर से बेलगांव एरिया में जो 40% के करीब करीब है,
वो भी बीजेपी को डेजर्ट कर रहे हैं इस बार, मैं आपको बताऊं, और वो कांग्रेस की ओर जा रहे हैं या फिर प्रमोद मुतालिक के पास जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो एक जो मराठा रुझान है वो बीजेपी से हट रहा है, और वेस्टर्न महाराष्ट्र को अगर आप नहीं जीत सकते हैं तो विदर्भा और मराठवाड़ा के बेस पे आप महाराष्ट्र पे रूल नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बड़ा क्रैश होने जा रहा है, खास तौर से फडणवीस की सरकार के लिए भी, और उनकी जो फ्यूचर की योजनाएं हैं, 10 से 12 सीटें भी बहुत मुश्किल से इनके पास आ पाएंगी। जी।